नमस्कार। सीपीसी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जजमेंट और डिग्री की। क्या आखिर जजमेंट के एसेंशियल्स क्या हैं और क्या जजमेंट देते समय कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए। कॉमन कॉज कोर्ट्स की जजमेंट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे और दूसरी कोर्ट्स के जजमेंट में किन किन पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। जजमेंट कितने दिनों में दिया जाएगा। जिस दिन एविडेंस कंक्लूड किया गया है सिविल के मामले में, वहां से कितने दिनों के भीतर जजमेंट को आना होगा। जजमेंट दिए जाने से कितने दिनों के भीतर डिग्री दी जाएगी। डिग्री के एसेंशियल्स क्या होंगे, डिग्री के टाइप्स कितने हैं। 3 तरह की सामान्यतः डिग्रियों की बात आई है। वो प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है, फाइनल डिग्री हो सकती है, पार्शियली प्रिलिमिनरी पार्शियली फाइनल हो सकती है। प्रश्न उठेगा कि आखिर प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या डिफरेंस होंगे। एक मामले में क्या एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाएगी या एक से ज्यादा भी प्रिलिमिनरी डिग्री दी जा सकती है। इसके बाद बात उठेगी कि आखिर पार्शियली प्रिलिमिनरी और पार्शियली फाइनल से कहना क्या चाहते हैं। और फिर देखेंगे कि डीम्ड डिग्री किसे कहते हैं। आखिर डीम्ड डिग्री कहते किसे हैं और इसे सीपीसी में किन किन जगहों पर डिस्कस किया गया। शुरू करते हैं जजमेंट और डिग्री। जजमेंट को सेक्शन 2(9), डिग्री को सेक्शन 2(2) और इसके साथ ऑर्डर 20 में डिस्कस किया गया। अगर जजमेंट को देखें तो रूल 1 से लेकर 5 ऑर्डर 20 का जजमेंट के बारे में है और रूल 6 से लेकर के 19 डिग्री को एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है। प्रश्न उठता है कि आखिर जजमेंट कहते किसे हैं। तो सिविल के केस में कोर्ट ने जो डिग्री दी है या कोई आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, उसके पीछे की जो जुडिशियल रीजनिंग है, जो ग्राउंड है जिसके ऊपर वो डिग्री या ऑर्डर दिया गया है, उसी को हम जजमेंट कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर कहें तो ओपन कोर्ट में जज साहब के द्वारा किसी सिविल के मामले में पार्टीज को और समूचे पार्टीज के साथ साथ समूचे जनमानस को अपने ग्राउंड्स डिस्कस करना, ग्राउंड्स बताना कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर बेस करके वो मामला किसी पार्टी के फेवर में गया है, कोई आदेश किसी पार्टी के फेवर में गया है, उसे हम जजमेंट कहते हैं। 1976 के अमेंडमेंट के पहले कोई भी टाइम फ्रेम फिक्स नहीं था कि आखिर किसी सिविल मामले में एविडेंस के कंक्लूड होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर जजमेंट दे दिया जाएगा। इस पर एक बड़ी लीडिंग केस आती है सुप्रीम कोर्ट की। केस का नाम है आरसी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ आरसी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ ही 1976 के सीपीसी अमेंडमेंट के लिए जो कमेटी बनी थी, इन दोनों ही जगहों से, आरसी शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने और इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि एक टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए जिसके अंदर जजमेंट का आना जरूरी है। तो 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और अब कहते हैं कि एविडेंस के कंक्लूड होने की तारीख से 30 to 60 डेज के अंदर जजमेंट दिया जाना चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 30 to 60 डेज के अंदर जजमेंट आएगी। अब प्रश्न उठता है कि जजमेंट में किन किन बातों की चर्चा होगी, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसको देखने के लिए आपको कोर्ट्स को 2 पार्ट्स में 2 तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली ओर आप कॉमन कॉज कोर्ट को रखिए और दूसरी ओर आप बाकी सारे कोर्ट्स को रख लीजिए। तो अगर हम कोर्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें जजमेंट के पर्पज से, एक तरफ हम कॉमन कॉज कोर्ट रखें, ये छोटे न्यायालय होते हैं। यहां के जजमेंट्स में आपको केवल 2 चीजें दिखाई देंगी। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको डिटरमाइन करना है और डिटर्मिनेशन क्या आई है।
अब इसकी ओर, अब इसके अलावा अदर कोर्ट्स में अगर देखें, अदर कोर्ट्स की जजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले समरी ऑफ फैक्ट्स आएगा। उस मुकदमे का, उस मामले की जो पूरी कहानी होगी उसकी समरी आएगी। आखिर इसको जजमेंट में देने का क्या फायदा है? जजमेंट में समरी देने का फायदा ये कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी है जो उस मुकदमे का पक्षकार नहीं है लेकिन जानना चाहता है कि एक्स और वाई के बीच में विवाद हुआ क्या था, न्यायालय ने ये डिग्री या ऑर्डर अगर इशू किया है तो कहां से दिया है, तो जब आप उसकी समरी दे देते हैं तो कोई भी, किसी भी व्यक्ति के लिए उस विवाद को समझना, उन पॉइंट्स को समझना आसान हो जाएगा। दूसरा, वहीं अगर मान लीजिए कि आपके जजमेंट के खिलाफ अपील होगी और अपीलाट कोर्ट को भी उस मामले को समझने में अगर समरी ऑफ फैक्ट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट मैनर में दिए हैं तो उससे अपीलाट कोर्ट्स के वर्क प्रेशर भी रिलीज होगा, वर्क भी उनका आसान हो जाएगा। तो पहली चीज जो ध्यान देंगे वो होगी समरी ऑफ फैक्ट्स का। दूसरा जो इसमें पॉइंट डिस्कस होगा वो होगा इशू रेज्ड। कौन कौन से इशू उठे हैं? नंबर थर्ड, डिटर्मिनेशन, इशू वाइज, इशू के हिसाब से क्या डिटर्मिनेशन है। और नंबर फोर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जजमेंट का वो है रीजंस या रीजनिंग, रीजनिंग बिहाइंड सच डिटर्मिनेशन। मान लीजिए किसी मामले में 5 इशू फ्रेम हुए, कोर्ट ने जजमेंट में 3 इशू को प्लांटिफ के फेवर में डिसाइड किया और 2 इशू को डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड कर दिया। तो आपने डिटर्मिनेशन दी है ठीक, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने इशू नंबर 1, 2 और 3 को प्लांटिफ के फेवर में डिसाइड किया है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, इसके पीछे का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या है, और अगर आपने इशू 4 और 5 को डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड किया तो उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। तो अगर आप जजमेंट को देखें, कॉमन कॉज कोर्ट का जजमेंट होगा तो सीधे सीधे इन पॉइंट्स को डिटरमाइन करना है और उन पॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेशन क्या आएगी। दूसरी कोर्ट्स में पहले आपको समरी ऑफ फैक्ट्स देना होगा, इसके साथ ही अब आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन कौन से इशू उठे। अब इसके बाद बात आएगी इशू वाइज आप डिटरमाइन करेंगे चीजों को और फिर आप उस डिटर्मिनेशन के पीछे की रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। इतनी बातें आएंगी जजमेंट को लेकर। अब आते हैं डिग्री किसे कहते हैं और डिग्री के एसेंशियल्स क्या होते हैं। डिग्री जिसे सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिस्कस किया गया है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी, डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन which so far as regards the courts expressing it conclusively determining the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary degree or final degree. It shall be deemed to be included the rejection of the plaint and the determination of any question within section 144, that means restitution, but it shall not include number 1 any adjudication from which an appeal lies as an appeal from order or any order of dismissal for default. Here is explanation is also attached. A degree is preliminary when further proceedings has to be taken care of before suit to be completely disposed. It is final when such adjudication completely dispose the suit. It may be partially preliminary or partially final. जजमेंट के दिए जाने से 15 दिन के भीतर
डिग्री को दिया जाएगा। जजमेंट के दिए जाने के साथ भी दिया जा सकता है और वहां से 15 दिन का समय दिया गया है ऑर्डर 20 में डिग्री को बनाने के लिए। प्रश्न उठता है कि आखिर डिग्री है क्या? तो डिग्री एक तरीके से अगर इसके एसेंशियल्स को देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर डिग्री क्या है। डिग्री में आते हैं 5 एसेंशियल्स। पहला एसेंशियल कहता है कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। फिर दूसरी बात आती है कि यह एडजुडिकेशन सूट के अंदर दिया जाना चाहिए। नंबर 3 है कि आखिर एडजुडिकेशन किन बातों को लेकर होता है? तो एडजुडिकेशन होता है राइट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स बिटवीन द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। और ये डिटर्मिनेशन किस नेचर का होगा? तो ये डिटर्मिनेशन चौथा स्टेज कहता है कंक्लूसिव होगा। और इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो डिग्री को एक्सप्रेस करने का एक फॉर्मल तरीका है। 5वीं इंग्रेडिएंट आती है फॉर्मल एक्सप्रेशन। एक एक इंग्रेडिएंट को देखते चलते हैं कि आखिर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। डिग्री में जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन सिविल सूट में होनी चाहिए। एडजुडिकेशन राइट्स बिटवीन द पार्टीज इन द कंट्रोवर्सी, इसका डिटर्मिनेशन होगा। ये डिटर्मिनेशन कंक्लूसिव होगा और इन सारी चीजों का जो एक्सप्रेशन होगा, जो तरीका होगा बताने का, वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। ये 5 इंग्रेडिएंट मिलकर के डिग्री बनाएंगे। एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या होते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है एडजुडिकेशन का। फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो कहता है एडजुडिकेशन। आखिर एडजुडिकेशन कहते किसे? अब समझिए, एडजुडिकेशन मीन्स जुडिशियल डिटर्मिनेशन। जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट। किसी भी मामले में अगर न्यायिक दिमाग को अप्लाई किया गया है, जुडिशियल माइंड सेट लगाया गया है, कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि उस मामले में जो कोर्ट ने जुडिशियल डिटर्मिनेशन दिया है वो एक डिग्री है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को हम डिग्री नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उसमें जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन नहीं है, तो इसलिए हम उस ऑर्डर को डिग्री के रूप में मान्यता नहीं देते। अब इसमें आते हैं कि जितने भी जैसे जुडिशियल डिटर्मिनेशन को क्या कोर्ट्स के द्वारा किया जाना चाहिए? तो आंसर है जी हां, ऐसे जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट बी बाय ए कोर्ट। अगर ये कोर्ट का डिसीजन न हो करके मान लीजिए किसी ऑफिस ने कोई डिसीजन दिया है, तो हम उस डिसीजन को हम डिग्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट आता है वो कहता है कि सच एडजुडिकेशन मस्ट बी इन सूट। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सूट की क्या परिभाषा है? सूट को सीपीसी में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। सूट को डिस्कस करते हुए एक बहुत लीडिंग और इंपॉर्टेंट केस आती है, जिसको अगर आप डिग्री का आंसर लिख रहे हैं तो आपको लिखना ही लिखना होगा। केस का नाम है हंसराज चुलानी वर्सेस देहरादून मसूरी ट्रामवेज इलेक्ट्रिक लिमिटेड। हंसराज चुलानी। हंसराज चुलानी वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज लिमिटेड। इस केस में यह कहा गया, प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट सूट मीन्स ए सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। वो सिविल प्रोसीडिंग जिसमें प्लेंट आती है उन्हें हम सूट कहते हैं, उन्हें हम सूट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब कि जहां सूट नहीं होगा वहां डिग्री नहीं होगी। हां, यह जरूर है कि कुछ इनैक्टमेंट्स में स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिए गए हैं जहां पर हम एप्लीकेशंस को भी सूट के रूप में ट्रीट करते हैं। अब इसे आप स्टैट्यूटरी सूट कह सकते हैं। कहां कहां ऐसी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी जिन्हें हम सूट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं? अगर कोई एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दी जा रही है या इंडियन सक्सेशन एक्ट में दी जा रही है,
या लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत अगर कोई प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, तो इन जगहों पर उस इनैक्टमेंट्स में यही दे दिया गया कि यहां जो एप्लीकेशन जिसके ऊपर ये कार्यवाही चलेगी उन्हें हम सूट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जब हम उन्हें सूट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं तो इन मामलों में जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन किया जाएगा उन्हें हम डिग्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट हुआ एडजुडिकेशन का, दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ सूट का। अब तीसरे इंग्रेडिएंट पे आते हैं, राइट ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। आखिर ये एडजुडिकेशन या डिटर्मिनेशन किन बातों का होगा? तो ये डिटर्मिनेशन होगा नंबर 3, राइट ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। क्या मतलब है इसका? देखिए पहला अब इसमें शब्दों को पकड़ते चलते हैं। इसमें राइट्स का क्या मतलब है, पार्टीज का क्या मतलब है और कंट्रोवर्सी का क्या मतलब है। राइट्स मतलब क्या? यहां जिस राइट्स की बात हो रही है, जिसको कोर्ट्स को डिटरमाइन करना है, वो सब्सटेंटिव राइट होंगे। अब सब्सटेंटिव राइट कौन कौन से होंगे? सब्सटेंटिव राइट को आप ऐसे समझिए, अगर लिमिटेशन का कोई क्वेश्चन है, अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन का कोई क्वेश्चन है, फ्रेमिंग ऑफ सूट को लेकर के जो क्वेश्चन उठेंगे, अकाउंट्स को लेकर के जो क्वेश्चन उठेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को हम ये मानेंगे कि ये सब्सटेंटिव राइट से रिलेटेड है और इसका डिटर्मिनेशन होगा। इसके डिटर्मिनेशन अगर किया जा रहा है तो वो डिग्री होगी। वहीं अगर मान लीजिए प्रोसीजरल मैटर है, जैसे पार्टीज अगर अपीयर नहीं की, इसके कारण डिसमिस हो गया है सूट, अपील जो है वो इसलिए डिसमिस कर दिया गया कि प्रोसिक्यूशन नहीं है, इन मामलों में जो डिटर्मिनेशन आएगा उन्हें हम डिग्री नहीं कहेंगे। अब आते हैं कि आखिर पार्टीज यहां क्या मतलब है। पार्टीज कहने का मतलब है, सिविल मामले में दो पार्टीज हैं, प्लांटिफ और डिफेंडेंट। प्लांटिफ और डिफेंडेंट के बीच के राइट्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि उस मामले में वो एक्स और वाई के केस में जेड एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दी, कोई अपनी प्रार्थना पत्र दिया, उस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट ने कुछ डिटरमाइन किया है। तो क्या वो जेड के एप्लीकेशन पर दिया गया डिटर्मिनेशन हम डिग्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी पॉइंट यहां रेज हुए हैं ये बिटवीन द पार्टीज नहीं है। अब इसके बाद कंट्रोवर्सी से क्या मतलब है? कंट्रोवर्सी कहने का मतलब उस सब्जेक्ट मैटर से है जिसको लेकर के पार्टीज कोर्ट्स के पास पहुंची कि आखिर उस विषय पर जो उनके सामने रखा गया है उसमें जो जो प्रश्न सब्सटेंटिव राइट से रिलेटेड खड़े होते हैं उनके डिटर्मिनेशन को ही हम डिग्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसको आप और बेहतर तरीके से समझिए कि पार्टीज के स्टेटस को लेकर के, उनके कैरेक्टर को लेकर के, उनके राइट ड्यूटी को लेकर के, कोर्ट की जुरिडिक्शन को लेकर, मेंटेबिलिटी ऑफ सूट को लेकर के कि क्या ये केस जो है वो चलने लायक है कि या नहीं है, इन सारे मुद्दों का जो डिटर्मिनेशन होगा, ये सारे मुद्दों का डिटर्मिनेशन हम डिग्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दिया जा रहा है जिसमें पार्टीज के राइट्स का हम डिटर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम डिग्री के रूप में नहीं मानेंगे। अब बात आती है कि यह डिटर्मिनेशन किस नेचर का होना चाहिए। तो चौथा इंग्रेडिएंट कहता है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कंक्लूसिव से आप क्या समझते हैं? कंक्लूसिव का क्या मतलब? तो कंक्लूसिव का मतलब जिस कोर्ट ने यह डिटरमाइन किया है उनके द्वारा अब कोई और काम किया जाना शेष नहीं है। वो अपनी ओर से जो कर सकते थे, एविडेंस को लेना, एविडेंस को एग्जामिन करना, विटनेसेस को सुनना, विटनेसेस को एग्जामिन करना, साथ उसके बाद जो पेपर सरेंडर किए गए, जो पेपर जमा किए गए उनको चेक कर लेना, सब कुछ करने के बाद जो डिटर्मिनेशन दी गई है कंक्लूसिव है। अब इसके बाद कोर्ट का कुछ और करना बाकी नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग द राइट ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी दी गई है इन ए सिविल सूट, सच एडजुडिकेशन इज कॉल्ड एज डिग्री।
और पांचवा इसका जो एसेंशियल है, जो इंग्रेडिएंट है, वो ये कहता है कि इसका एक्सप्रेशन कैसे किया जाएगा, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन होगा? फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप चाहे सिलचर की कोर्ट को देखिए, वाराणसी की कोर्ट को देखिए, इलाहाबाद की कोर्ट का डिग्री उठा लीजिए, लखनऊ की कोर्ट की डिग्री उठा लीजिए, किसी भी जगह के, राजस्थान से, गुजरात से, किसी भी जगह के कोर्ट की डिग्री उठा लीजिए, उस डिग्री के लिखे जाने का एक सेट तरीका होगा। ऐसा नहीं कि जिस जज के जो दिमाग में आया, जैसा मन किया वैसा उन्होंने लिख दिया। तो डिग्री में आपके 5 एसेंशियल्स आपको लिखने होंगे। सबसे पहले एडजुडिकेशन किसे कहते हैं यह डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद सूट्स को डिस्कस करेंगे। सूट को डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी में, इसे डिस्कस करता है हंसराज चुलानी का केस, जो कहता है वो सारी प्रोसीडिंग जिसमें आप प्लेंट लेकर आते हैं उन्हें हम सूट कहते हैं। कुछ और इनएक्टमेंट्स में एप्लीकेशन को भी हम सूट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत, इसी की तरह लैंड एक्विजिशन एक्ट्स में। तो वहां पर जो भी डिटर्मिनेशन दिए जाएंगे उन्हें हम डिग्री कहेंगे। फिर बात उठेगी कि इस सूट में डिटर्मिनेशन किस चीज का होगा? राइट्स ऑफ द पार्टीज से रिलेटेड होने चाहिए। ये राइट्स सब्सटेंटिव नेचर के होने चाहिए, उस कंट्रोवर्सी के में उठे होने चाहिए। फिर बात आएगी कि ये डिटर्मिनेशन किस नेचर का होगा, तो ये कंक्लूसिव नेचर का होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा वो एक फॉर्मल तरीका होगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि आखिर डिग्री कितने प्रकार की होती है, कितने तरीके की डिग्रियां होती हैं। तो टाइप्स ऑफ डिग्री में सबसे पहले उठते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री पर कि आखिर प्रीलिमिनरी डिग्री किसे कहते हैं। इसको और बेहतर से आपको एक साथ ही तीनों ही समझा देते हैं, समझिए। प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्शियली प्रीलिमिनरी, पार्शियली फाइनल। अब देखिए प्रीलिमिनरी डिग्री कहने का मतलब क्या? प्रीलिमिनरी डिग्री कहने का मतलब एक्स और वाई का मुकदमा है। एक्स और वाई के बीच में 5 इशू उठे हैं। एक इशू को कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया, लेकिन जो अभी वो मुकदमा पूरी तरह से निपटा नहीं है, अभी उस मुकदमे में बाकी चीजें बाकी हैं, अभी उसमें काफी कार्यवाहियों का होना बाकी है। तो वहां जो डिग्री इशू की गई है उसे हम प्रीलिमिनरी डिग्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब अभी वो विवाद पूरी तरह से निपटा नहीं है। और जब किसी भी मामले में वो सारे इश्यूज जो उठे हैं उन्हें पूरी तरह से निपटा दिया जाए, वो मुकदमे को ही बिल्कुल एंड पर पहुंच जाए, तो उस डिग्री को हम फाइनल डिग्री कहते हैं। पार्शियली प्रीलिमिनरी, पार्शियली फाइनल क्या होगा? पार्शियली प्रीलिमिनरी, पार्शियली फाइनल को एक क्लासिकल एग्जांपल से आपके सामने रखेंगे। वो एग्जांपल होगा ऑर्डर 20 रूल 12 में, जब पोजीशन और मीन प्रॉफिट की केस उठती है। एक एक करके देखते हैं। प्रीलिमिनरी डिग्री मींस वेयर एन एडजुडिकेशन डिसाइड द राइट ऑफ पार्टी with regard to all or any of the matter in controversy but did not dispose completely the suit, such degree is to be called as preliminary degree। अब प्रश्न उठता है कि क्या कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पर प्रीलिमिनरी डिग्री इशू की जाएगी? तो ऐसे 9 सिचुएशंस के बाद ऑर्डर 20 और ऑर्डर 34 में की गई है जहां पर प्रीलिमिनरी डिग्री इशू की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा और कहीं इशू की ही नहीं जा सकती हैं, बाकी जगह पर भी इशू की जा सकती हैं, लेकिन इन 9 जगहों पर कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री इशू करेंगी। प्रश्न उठेगा क्यों करेंगे? समझिए, प्रीलिमिनरी डिग्री हमेशा उन मामलों में इशू की जाएगी जहां किसी बात के डिटर्मिनेशन के बाद भी उस मामले को पूरा निपटाने के लिए कोर्ट का कुछ और किया जाना अभी बाकी रहेगा। एक एक करके देखते हैं तो आपको और स्पष्ट हो पाएगा कि कैसे आखिर प्रीलिमिनरी डिग्री क्यों दी जाएगी।
देख लेते हैं वो कौन 9 ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, 9 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर की प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाएगी। इसको याद करने का तरीका ये रख लीजिए कि ऑर्डर 20 में 6 रूल हैं जो इन बातों के बारे में है, और ऑर्डर 34 में 3 चीजें आएंगी। तो एक तरफ से देख लीजिए, नंबर 1 जो आएगा वो आएगा ऑर्डर 20 रूल 12 में। अगर मुकदमा किस चीज को लेकर है, अगर मुकदमा पोजीशन को लेकर के है और मीन प्रॉफिट को लेकर के, आप समझिए एक्स और वाई के बीच में एक प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर डिस्प्यूट है। एक्स कह रहा है उसकी प्रॉपर्टी है जो वाई ने गलत तरीके से अपने पोजीशन में रखी है, उसके पास उसके टाइटल डीड है, उसको पोजीशन मिलना चाहिए, और 2 साल से वाई ने ये कब्जा अपने पास रखा है, 2 साल का मीन प्रॉफिट भी उसको मिलना चाहिए। ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है सारी डिग्री को समझाने के लिए। अब इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री को जरा देखिए। अब दोनों तरफ से क्या दिया गया, टाइटल के पेपर दिए गए। सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने यह डिटरमाइन किया कि पोजीशन का जो राइट है वो मिस्टर एक्स का है। अब पोजीशन वाले मुद्दे पर कोर्ट को और कुछ भी नहीं कहना है, कोर्ट ने यह प्रश्न पूरी तरह से निपटा दिया। अब जब पोजीशन का राइट प्लांटिफ एक्स के पास है तो निश्चित है उसको मीन प्रॉफिट का भी राइट है, लेकिन मीन प्रॉफिट को निपटाने के लिए कोर्ट को अभी बहुत सारी कार्रवाइयों को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किस जगह पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, उस जगह पर बाकी जो प्रॉपर्टीज है वहां किस तरीके का रेंट एक्रू हो रहा है, कितने दिनों से दूसरी पार्टी ने इसको पोजीशन में रखा है, उन्होंने इसको किस यूज में ले रखा है। इन सारी चीजों के बाद, इन सारी चीजों को देखने के बाद तब कहीं जाकर कोर्ट मीन प्रॉफिट के क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगी। तो इसलिए जहां ऐसे कोई भी मामले, जहां पोजीशन को लेके झगड़ा होगा, मीन प्रॉफिट को लेके झगड़ा होगा, वहां प्रिलिमिनरी डिग्री इशू की जाएगी। फाइनल कब होगा, फाइनल डिग्री जब होगी जब मीन प्रॉफिट के भी प्रश्न को निपटा दिया जाएगा। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न हमेशा वाइवा में उठता है, इंटरव्यू बोर्ड उठाता है कि क्या फाइनल डिग्री हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री पर डिपेंड करेगी। तो आंसर है जी, प्रिलिमिनरी डिग्री पर हमेशा फाइनल डिग्री डिपेंड करेगी। अब इसको समझिए, अगर एक्स और वाई का झगड़ा है, एक्स वर्सेस वाई है, और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक्स के फेवर में पोजीशन को डिटरमाइन कर दिया। अब जब पोजीशन अगर एक्स का है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब फाइनली चीजों को सेटल करेंगे तो आप मीन प्रॉफिट वाई को दिला दीजिए। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जो उसका मेन बेस, मीन प्रॉफिट का मेन बेस क्या है, पोजीशन। अभी इसके बाद और एग्जांपल्स में आपके सामने रखेंगे। पार्टीशन का जब सूट फाइल होता है, मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, मिताक्षरा कम्युनिटी में आप कह लिखो पार्टनरी हैं, उनके बीच में डिवीजन का सूट फाइल हुआ है पार्टीशन का। कोर्ट पहले प्रिलिमिनरी डिग्री इशू करती है, एक चॉकआउट प्लान बना देती है, इस प्लान के ऊपर पार्टीशन होगा। अब कोर्ट ने कागज में पार्टीशन बना दिया, उससे तो पार्टीशन होगा नहीं। फिर मौका वारदात पे पहुंची है जहां पे प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर अब वहां प्रैक्टिकली डिवीजन किया जाता है, सबके शेयर फिक्स किए जाते हैं। अब उसको उसके बाद जब शेयर फिक्स हो जाएंगे फिर कोर्ट पार्टीज को सुनती है कि क्या अभी भी किसी को कुछ जो है कहना है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है। वहां सब कुछ सुनने के बाद जो डिग्री दी जाएगी तो हम ये कहते हैं कि पार्टीशन के मैटर में 2 डिग्री इशू होगी, प्रिलिमिनरी और फाइनल। और फाइनल डिग्री हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिलिमिनरी डिग्री एक्स के फेवर में जाए और फाइनल डिग्री वाई के फेवर में जाती हुई नजर आए। तो ये इंटरव्यू में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका आपको ये जवाब देना। अब आगे देखते हैं। पहला है ऑर्डर 20 रूल 12, फिर है ऑर्डर 20 रूल 13, नंबर सेकेंड ऑर्डर 20 सेम ऑर्डर रूल 13। किस चीज को लेकर केस है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स अगर हैं तो वहां पर भी प्रिलिमिनरी डिग्री इशू होगी। नंबर थर्ड
ऑर्डर 20, रूल 14, प्रीएम्पशन को लेकर के अगर केस है। अब प्रीएम्पशन क्या बवाल है भाई? प्रीएम्पशन को आप ऐसे समझिए कि ये एक मुस्लिम लॉ का बड़ा पिक्यूलियर कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो आप कोई भी सेल डीड उठा लीजिए, कहीं के भी सेल डीड उठाइए किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें एक पैराग्राफ हर जगह पे लिखा रहता है कि इस प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने को लेकर के मैंने अपने अगल बगल में अपने रिश्तेदारों से सबसे बात कर ली है, और जितना पैसा ये बायर देने को तैयार हैं उतने में कोई और इसे लेने को तैयार नहीं है। ये आखिर क्यों लिखा जाता है? क्या इसलिए लिखा जाता है कि जो एफिडेविट पे जो है मान लीजिए उस नोटरी पर जगह और बढ़ानी है इसलिए? नहीं। समझिए, जो आपके पड़ोसी हैं, जो उस प्रॉपर्टी के पड़ोसी हैं, मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी को 30 लाख में सेल किया है। सेल आपने किसी बाहर के आदमी को किया जो किसी और एरिया में रहता है। अब इस सेल को आपका पड़ोसी चैलेंज कर सकता है। चैलेंज किस ग्राउंड पे करेगा? वो चैलेंज करेगा प्रीएम्पशन के ग्राउंड पर कि पहला अधिकार उसका बनता है। अगर वो 30 लाख देने को तैयार है तो प्रॉपर्टी कोर्ट पहले उसके फेवर में जाएगी, प्रॉपर्टी उसको दिलाने की बात करेगी। तो अगर प्रीएम्पशन को लेकर के फाइनल सूट डाली गई है तो वहां पर भी पहले प्रिलिमिनरी डिग्री इशू की जाएगी, इसके बाद तब कहीं जाकर फाइनल डिग्री उसमें आएगी। अब आते हैं आगे रूल 15 में, ऑर्डर 20, रूल 15। अगर विवाद, अगर जो मुकदमा है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को लेकर के है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को लेकर। अब देखिए, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूट होना मींस पार्टनर सेपरेट हो रहे हैं, नहीं एक दूसरे के साथ चलना चाहते, कुछ पार्टनर अलग हो रहे हैं या सारे पार्टनर अलग हो रहे हैं। अब कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डिसोल्यूट कर दिया सीधा सीधा, तो क्या डिसोल्यूशन हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के लिए उनके अकाउंट्स को देखा जाएगा, किसका कितना बनता है, कितना निकलता है, सारे हिसाब किताब देखने के बाद ही कोई फाइनल ऑर्डर दिया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में भी प्रिलिमिनरी डिग्री इशू की जाए। अब इसके बाद नंबर 5 आता है ऑर्डर 20, रूल 16। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में अगर अकाउंट का विवाद है, अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो यहां भी प्रिलिमिनरी डिग्री इशू होगी, फिर फाइनल डिग्री आएगी। अब आ जाते हैं ऑर्डर 20, रूल 18। जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा था कि अगर पार्टीशन का केस है, पार्टीशन का अगर मामला है तो वहां प्रिलिमिनरी डिग्री इशू की जाएगी। ये हो गए ऑर्डर 20 में। ऑर्डर 20 के अंतर्गत ये 6 आपके केसेस हैं, से 6 मामले हैं जहां पर प्रिलिमिनरी डिग्री इशू की जाएंगी। अब आते हैं कि ऑर्डर 34 में, मतलब 7वां, 8वां और 9वां जो है वो ऑर्डर 34 में है। 7 ऑर्डर 34, रूल 23। ऑर्डर 34 में किन बातों को डिस्कस किया जाता है? मॉर्गेज सूट को किया जाता है। मॉर्गेज सूट में कितनी पार्टीज हैं? 2 पार्टीज हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। मॉर्गेजर का क्या राइट है? मॉर्गेजर का राइट है अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने का, पैसे को जो उसने लोन लिया उसको चुकाकर अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने का, रिडम्पशन का। तो मॉर्गेजी को क्या राइट बनता है? मॉर्गेजी को अलग अलग मॉर्गेज के हिसाब से 2 राइट मिलते हैं, या तो फोरक्लोजर कराने का या तो सेल कराने का। तो अगर मॉर्गेज से रिलेटेड तीनों में से कोई विवाद खड़ा हो, या तो मॉर्गेजर रिडम्पशन करना चाहे, या मॉर्गेजी फोरक्लोजर कराना चाहे, या मॉर्गेजी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कराना चाहे, इन तीनों मामलों में पहले प्रिलिमिनरी डिग्री इशू की जाएगी। तो रूल 23 के अंदर फोरक्लोजर की बात आएगी, अगर फोरक्लोजर का मामला है। अब आ जाइए ऑर्डर 34 में, रूल 4-5 को देख लीजिए जी। रूल 4-5 ये किसका है? सेल की बात कराएगा। सेल किस चीज का? सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी।
जी। अब नवे ग्राउंड नवा आ जाइए, ऑर्डर 34, रूल 5 हो गया, 7 और 8 आएगा। रूल 7 और 8 में अब क्या आएगा, बचा क्या, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन करेगा, रिडम्पशन हमेशा मॉर्गेजर करेगा। तो अगर आप इन 9 को देख लीजिए, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसे लिखना नितांत जरूरी है। याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि 6 को आप ऑर्डर 20 में फिट कर दीजिए, 12, 13, 14, 15, 16 और 18। 12 में आएगा पोजीशन और मीन प्रॉफिट, 13 में एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स, 14 में प्रीएम्पशन, 15 में आपका आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, 16 में आएंगे अकाउंट प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, और 18 में आएगा प्रॉपर्टी का पार्टीशन। फिर आ जाइए ऑर्डर 34 पे। ऑर्डर 34 मॉर्गेज से रिलेटेड है। मॉर्गेज में दो पार्टीज हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। पहले मॉर्गेजी को पकड़ लीजिए। मॉर्गेजी फोरक्लोजर कराएगा 2-3 में, सेल की बात अगर करता है 4-5 में, और अगर मॉर्गेजर रिडम्पशन की बात करेगा 7-8 में, तो इन मामलों में प्रिलिमिनरी डिग्री इशू की जाएंगी। अब एक प्रश्न उठता है जिसे पूछा भी जाता है कि क्या एक मामले में एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री इशू हो सकती है या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री भी इशू हो सकती है। तो इस प्रश्न पर हाई कोर्ट्स में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रही। इन कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री इशू होगी, वहीं दूसरी हाई कोर्ट्स का यह मानना था कि सीपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री को इशू करने से उन्हें रोकता। अब यहां पर यह विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, और केस का नाम था फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का। अब फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिटर्मिनेशन दिया, यह फाइनल किया कि सीपीसी में किसी भी मामले में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री इशू करने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन सीपीसी नहीं लगाती कि आप किसी मामले में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री इशू नहीं कर सकते हैं। तो मौका खुला है, आप एक से ज्यादा भी प्रिलिमिनरी डिग्री इशू कर सकते हैं। अब आते हैं कि आखिर फाइनल डिग्री किसे कहते हैं। अब फाइनल डिग्री, अब जरा समझिए फाइनल डिग्री का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं किसी चीज को फाइनल, तो फाइनल का मतलब यहां दो इंटरप्रिटेशन आती है। पहली इंटरप्रिटेशन कि कोर्ट ने आज डिग्री दे दी और डिग्री के खिलाफ अपील करने के लिए 30 या 90 डेज का लिमिटेशन होता है। उस 30 या 90 डेज के लिमिटेशन में अपील फाइल नहीं की गई, तो अगर उस अपीला जो लिमिटेशन पीरियड है इसमें दिए गए डिग्री के खिलाफ अपील फाइल नहीं की गई, तो भी वो डिग्री फाइनल मान ली जाएगी। दूसरा डिटर्मिनेशन, जो दूसरा इंटरप्रिटेशन आता है, वो ये है कि जिस कोर्ट ने ये डिग्री प्रोवाइड की है उसको उस मामले में अब और कुछ करना बाकी नहीं है। वो जो कुछ भी कर सकती थी उस कोर्ट ने अपनी ओर से कंक्लूसिवली उस काम को कर दिया है। तो हम आखिर फाइनल डिग्री में कौन सी इंटरप्रिटेशन लेंगे, वो सेकंड वाली इंटरप्रिटेशन लेंगे कि जिस कोर्ट ने डिटर्मिनेशन दिया है अब उसमें इस मामले में उसके द्वारा कुछ और किया जाना बाकी नहीं है। अब वो पूरी तरह से मामले को रफा दफा कर रहे हैं, मामले को निपटा रहे हैं, तो उस डिग्री को हम फाइनल डिग्री कहते हैं। फिर वही प्रश्न उठेगा कि क्या एक मामले में एक ही फाइनल डिग्री दी जाएगी या एक से ज्यादा भी फाइनल डिग्री हो सकती है। तो जनरली एक सिविल केस में, एक डिस्प्यूट में एक ही आप फाइनल डिग्री देते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह सेट कर दिया है, केस लॉ भरे पड़े हैं कि अगर सर्कमस्टांसेस डिमांड कर रही हैं, अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तो किसी मामले में एक से ज्यादा भी फाइनल डिग्री दी जा सकती है। अब बात आती है पार्शली प्रिलिमिनरी, पार्शली फाइनल किसे कहेंगे। पार्शली प्रिलिमिनरी, पार्शली फाइनल। अब
फिर से इस बार इसको समझ लीजिए। अगर विवाद आपका पोजीशन और मीन प्रॉफिट का है, तो क्या होगा? अब टाइटल्स को देखने के बाद, टाइटल से रिलेटेड पेपर्स को देखने के बाद पोजीशन को कोर्ट ने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। वो क्या हो गया? बिल्कुल फाइनल है, अब उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है। अब बचा क्या है? मीन प्रॉफिट को पूरी तरह फाइनलाइज करने के पहले अभी चीजों की कैलकुलेशन बाकी है। तो ये जो डिग्री आएगी इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियली प्रिलिमिनरी है और पार्शियली फाइनल है। अब आते हैं डीम्ड डिग्री किसे कहते हैं। डीम्ड डिग्री कहने का मतलब, डीम कहने का ही मतलब है कि जहां पर लॉ इंपोज कर रहा है, लॉ बता रहा है कि भले सारी इंग्रेडिएंट पूरी हो या ना हो, लेकिन इन मामलों में डिटर्मिनेशन को हम डिग्री पढ़ेंगे। कहां कहां पढ़ेंगे? दो तो सीधे सीधे डिफिनीशन में दिए हुए हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को आप डिग्री पढ़ेंगे, और रिस्टिट्यूशन में जो कुछ भी डिटरमाइन किया जाएगा उसे आप डीम्ड डिग्री ही मानेंगे, वो डिग्री ही माना जाएगा। क्या इसके अलावा भी और कुछ है? तो जी हां, इसके अलावा 3 और जगहें हैं, 3 और ऐसी डिटर्मिनेशन है जहां सीपीसी ये मानती है कि वो भी डिग्री है। कहां कहां का? तो देख लीजिए। अब डीम्ड डिग्री में, डीम्ड डिग्री को समझिए। पहला आ गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, इसे आप डिग्री मानेंगे। नंबर सेकंड आ गया रिस्टिट्यूशन, इसे डिग्री मानेंगे। नंबर थर्ड, अब यहां से आपको याद करना पड़ेगा, ऑर्डर 21 रूल 58 में अगर कुछ डिटर्मिनेशन दी गई है उसे मानेंगे कि वो डीम्ड डिग्री है। ऑर्डर 21 रूल 98 में अगर डिटरमाइन किया गया है वो डीम्ड डिग्री है। ऑर्डर 21 रूल 100 में कोर्ट ने जो डिटरमाइन किया है उसे मानेंगे डीम्ड डिग्री। तो 5 ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल आ गए। पहला रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आ गया, सॉरी दूसरे नंबर पर रिस्टिट्यूशन में जो कुछ भी कोर्ट ने डिटरमाइन किया वो आएंगे डीम्ड डिग्री में। फिर आ जाइए ऑर्डर 21 जो एग्जीक्यूशन को लेकर के चलता है। इसमें 3 रूल्स पर अभी फिलहाल ध्यान दीजिए। ऑर्डर 21 रूल 58 में, 98 में और 100 में, इन 3 रूल्स में जो कुछ भी कोर्ट डिटरमाइन करेगी उसे हम डीम्ड डिग्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। इतनी बातें रही आपके सामने जजमेंट और डिग्री को लेकर। उम्मीद करता हूं जजमेंट और डिग्री को समझने में मेरा यह प्रयास आपकी मदद करेगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी, आपके प्रश्नों का भी इंतजार रहेगा। इसके साथ ही साथ इस फैमिली को बड़ा बनाने की जिम्मेवारी भी सिर्फ मेरी नहीं, अब आपकी भी है। वे लोग जो कि लॉ की दुनिया से जुड़े हैं, वे बच्चे जो कि लॉ में तैयारी कर रहे हैं, सीपीसी को और दूसरे लेक्चर्स को, दूसरे टॉपिक्स को आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहें, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। सीपीसी लेक्चर सीरीज में अगले लेक्चर से शुरुआत करूंगा एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन जिसे सेक्शन नंबर 36 से लेकर के 74 में और साथ ही सीपीसी के सबसे बड़े ऑर्डर 21 में रूल 1 से लेकर 105 में डिस्कस किया गया है। तो 8-9 लेक्चर्स की वो, अब ये लास्ट सीपीसी का इशू चलेगा जिसमें बात सबसे पहले उठेगी कि आखिर एग्जीक्यूशन कहते किसे हैं, मीनिंग क्या होती है एग्जीक्यूशन की, और एग्जीक्यूशन कोर्ट जो होती हैं वो किन किन बातों को देख सकती हैं एग्जीक्यूशन कराने के दौरान। अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।